वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है द लिविंग वर्ल्ड, उसके कुछ पीवाईक्यू भी हमने करा है। ठीक है, आप लोग खुद से भी पीवाईक्यू करते रहेंगे और अगर कोई भी डाउट होता है पीवाईक्यू से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट में आप लोग क्या करते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर सेकेंड जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर को भी जैसा हमने पहले चैप्टर को जैसे कवर किया है, जैसे सारे वीडियोस मतलब सीक्वेंस में। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग जाके पीवाईक्यूज भी करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको हम लोग पीपीटी के थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्या कोई आइडिया आप लोग को? अगर नहीं आइडिया तो सुनेंगे। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ठीक है, तो हमने बताया था कि, या पढ़ेंगे अभी, कि लगभग हमारे अर्थ के ऊपर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज मौजूद हैं। 17 से 18 लाख अलग अलग तरीके के क्या है, स्पीसीज मौजूद हैं। तो इनके बारे में एक एक करके स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं था। यानी कि खुद भी सोच सकते हैं ना, कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लोग अलग अलग क्या करें, अलग अलग करके स्टडी करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, और एक आदमी प्रॉपर पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी भी नहीं कर सकता पूरे अपने लाइफ स्पैन के अंदर। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को यानी कि क्लासीफाई कर दिया गया। क्लासिफिकेशन का मेन इंपॉर्टेंस था ये कि चीज़ों को थोड़ा पढ़ने के लिए आसान कर लेना, चीज़ों के बारे में जानना थोड़ा सा आसान हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी आप किसी मेडिकल स्टोर्स पे जाते हो, ठीक है, तो मेडिकल स्टोर्स पे बहुत तरीके की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर्स पे बहुत तरीके की दवाइयाँ होती हैं। तो जब अगर आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप उससे कोई भी दवा मांगते हो, जैसे आपने पैरासीटामॉल मांग दिया नॉर्मली, तो तुरंत आपको विद इन 1 या 2 मिनट लाके वो आपको पैरासीटामॉल प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन उसके दुकान के अंदर तो दवाइयाँ बहुत सारी है ना, तो बहुत सारी दवाइयों में से वो 2 मिनट के अंदर आपको पैरासीटामॉल कैसे दे दे रहा है, कभी आपने सोचा ऐसा? इसलिए वो प्रोवाइड कर दे रहा है 2 मिनट के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने दवाइयों का क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे अगर क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस भी होता है, ठीक है, किस बेस पे उन लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे उन लोगों ने हो सकता है कि नाम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रखा हो कि हाँ, जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाली है उनके लिए एक अलग चैम्बर होगा या रैक होगा, बी से जो स्टार्ट होने वाली है उनके लिए एक अलग रैक होगा। ऐसे उन लोगों ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। अगर ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं तो लेटर्स के बेसिस पे हुआ ना क्लासिफिकेशन, ही जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। या हो सकता है कि एक और तरीका है क्लासिफिकेशन करने का, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको तो हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं ना ऐसे नॉर्मली। तो और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो हो सकता है कि ऐसे भी उन लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रखा हो कि जो सॉलिड तरीके के यानी कि जो टैबलेट्स वगैरह हैं जो सॉलिड फॉर्म में उन दवाइयों को अलग रखेंगे, और फिर जो लिक्विड फॉर्म में दवाइयाँ हैं उनको अलग रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऐसे भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो टाइम कंज्यूमिंग था वो चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी आसान होगी। जैसे मान लो अगर एक बार के लिए सोच लो कि जो मेडिकल स्टोर वाला है उसके पास बहुत तरीके की दवाइयाँ हैं और सबको वो एक साथ एक क्या बोलते हैं, एक गल्ले में रख रहा, ठीक है, एक जगह पे सबको एक साथ रख रहा है। तो अगर अब आप जाके, उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया दवाइयों को, अगर आप जाके अब फिर उससे पैरासीटामॉल मांगते हो तो फिर उसको 2 मिनट नहीं, 2 मिनट से बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। फिर उस गले से उसको सर्च करना होगा कि हाँ कौन सी टैबलेट पैरासीटामॉल है, क्योंकि सारी दवाइयाँ एक साथ आपस में क्या है, मिक्स है। यानी कि वहाँ पे उनका टाइम बच जाता है। ठीक है, चीज़ें आसान हो जाती है। इसीलिए क्लासिफिकेशन में किया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम जब स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा क्या बोलते हैं, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ली मैन जो था वो भी क्लासिफिकेशन किया था। अर्ली मैन ने क्लासिफाई किया था चीज़ों को। कह रहा है कि यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, और वहां से लेके हम लोग आएंगे कहाँ तक, आर एच विटेकर वाला जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो हमारे अर्थ पे अब तक
1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड है अभी तक, ठीक है। अभी तक हमारे अर्थ के ऊपर क्या बोलते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियंस क्या है स्पीसीज आइडेंटिफाइड है। आए बात सुनने, देखते हैं वाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, यानी कि क्लासिफिकेशन करने का नीड क्यों है हम लोग को ऑर्गेनिजम्स को। जैसा कि हमने पहले ही स्लाइड में देखा कि हमारे अर्थ के ऊपर अभी तक टोटल जो स्पीसीज है कितनी है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज मौजूद है, ठीक है। लिखा हुआ कि अगर हमको बिना क्लासिफिकेशन के इनको रीड करना है, इनके बारे में अंडरस्टैंड करना है, ये लार्ज नंबर में है तो इनको रीड करना या इनके बारे में जानना बिल्कुल आसान काम नहीं था। इसीलिए कह रहा है कि रीड करने के लिए यानी कि इनके बारे में जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन इसेंशियल हो गया ताकि हम लोग इसके बारे में क्या कर पाए, रीड कर पाए। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मेकिंग स्टडी कंपैरिजन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टमेटिक। कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का, तो जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर थे, जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर थे उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, ठीक है, ताकि जिससे हम लोग को स्टडी और कंपैरिजन करना और चीजों को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये बात अभी ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा और जब आगे चढ़ेंगे ना इस चैप्टर में ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी इवॉल्व होता गया, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, जो अर्ली मैन था, अर्ली मैन ने क्लासिफिकेशन किया था अपने यूज के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो अर्ली मैन था उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन यूज के बेसिस पे किया था, ठीक है। फिर उसके बाद से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी आया, ठीक है। फिर इवोल्यूशन बेस्ड सिस्टम्स भी आए क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो नो डाउट जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई यानी कि क्लासिफिकेशन का बेस अलग अलग होता गया, ठीक है, कि किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो अर्ली मैन था उन्होंने यूज के बेस पे क्लासिफाई किया था चीजों को। देखते हैं जैसे जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जो अर्ली मैन के द्वारा किया गया था। अर्ली मैन ने क्लासिफाई किया था चीजों को अपने यूज के बेसिस पे कि हम ऑर्गेनिजम्स को यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को यूज कैसे करते हैं। ध्यान से देखेंगे जो क्या बोलते हैं, जो अर्ली मैन था उसने यूज के बेसिस पे चीजों को क्या किया, क्लासिफाई किया। जैसे यूज में फूड, यानी कि जो फूड देने वाले क्या बोलते हैं, फूड देने वाले जो प्लांट्स थे उनको फूड में रख दिया, यानी कि ये फूड वाली कैटेगरी में डाल दिया उनको कि इन ये जो प्लांट्स हैं यहाँ से फूड मिलता है। जैसे क्रॉप्स हैं, क्या है, क्रॉप्स हैं, ठीक है। फिर ये टीक्स हैं, ठीक है। आई बात समझे, यानी कि इनको क्या किया उन्होंने फूड के बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, कि ये सारी की सारी चीजें जहां जहां से हम लोग को फूड मिलता है ये फूड के अंदर आएंगी, ठीक है। कह रहा कि जो जिस जगह से हम लोग को शेल्टर मिल रहा था, शेल्टर यानी कि जो चीजें जो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे थे हमको शेल्टर के लिए, यानी कि हाउसिंग के लिए, ठीक है, जिनका टिम्बर यूज कर रहे थे हम लोग हाउसिंग के लिए, मटेरियल हाउसिंग मटेरियल बनाने के लिए, उनको रखा गया किसके अंदर, शेल्टर के अंदर। फिर कह रहा है कि क्लॉथिंग में जिन प्लांट्स का यूज हो रहा था, जिन ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा था, जैसे सिल्क का, कॉटन का, जूट, फ्लैक्स, ये सब इनको रखा गया क्लॉथिंग के अंदर, ठीक है। इतना में कोई डाउट नहीं होगा। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी में रखा गया डॉग्स को, किसको, डॉग्स को, यानी कि जो जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको सिक्योरिटी में। ट्रांसपोर्ट के अंदर रखा गया हॉर्सेस को, बुल को, म्यूल को, ठीक है, यानी कि इन चीजों को किस में रखा गया, ट्रांसपोर्ट के पर्पज में रखा, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले कैटेगरी में रखा। फिर कह रहा है कि एक और कैटेगरी बनाई उन्होंने अदर्स, जिसमें मेडिसिन को रखा, मेडिसिनल प्लांट्स को, स्पाइसेस वालों को रखा, जो जिस प्लांट से स्पाइसेस मिलते हैं। फिर गम्स वाले को रखा, रेजिन्स वाले को रखा, ठीक है। इतना में कोई डाउट नहीं होगा। फिर से एक बार इसको मैं रिकैप करा रहा हूँ बिल्कुल अर्ली रैपिड, कि जो अर्ली क्लासिफिकेशन था, जो अर्ली मैन ने किया था क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था किसके ऊपर, यूजेस के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, यूजेस के ऊपर, कि हम ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म से हम लोग फूड गेन करते हैं उनको फूड वाले कैटेगरी में रखा है। ये जितने सारे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, कैटेगरीज, क्या है, कैटेगरीज। फूड वाले कैटेगरी में जहां से फूड मिलता है वो। कह रहा है कि सिक्योरिटी वाले में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉग्स हैं, कह रहा है जिस
ऑर्गेनिज्म से हम लोग शेल्टर ढूंढते हैं ना, उस शेल्टर बारे में, जैसे टिम्बर एंड वुड वेस्ट हाउसिंग मटेरियल्स जिसमें आते हैं, जैसे ऐसे प्लांट्स जो जिनकी लकड़ियां क्या बोलते हैं हाउसिंग में या शेल्टर के लिए यूज होती हूँ, ठीक है। पर है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनसे कुछ प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, जिनसे हमको मिलता है सिल्क, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये सब। तो ये सब जहाँ से मिलता था जिस ऑर्गेनिज्म से, उनको क्लॉथिंग वाले कैटेगरी में इन्होंने डाल दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाली जो कैटेगरी थी, ट्रांसपोर्ट के अंदर उन्होंने हॉर्सेस को रखा, बुल को रखा, म्यूल को रखा, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स थे वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करने में यूज होते थे, तो इनको ट्रांसपोर्ट वाले कैटेगरी में डाल दिया। फिर जो एक और कैटेगरी वाला है जिसको अदर्स बोलते हैं, ठीक है। पर अदर्स वाले में जो मेडिसिनल प्लांट्स थे, कुछ स्पाइसेज वाले प्लांट्स थे, कुछ गम्स देने वाले प्लांट्स थे, कुछ रेजिन और बहुत सारे, ठीक है। तो इन सारे प्लांट्स को उन्होंने रखा अदर्स वाले कैटेगरी में, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, बस जो अर्ली मैन था वो क्लासिफिकेशन किया था किसी बेसिस पे, यूज के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, वो किया था सबसे पहले किसने, एरिस्टोटल ने। किसने किया था, एरिस्टोटल। आई बात सुनने, जो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था उसको एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको टोटल दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। जो सबसे पहला कैटेगरी था वो प्लांट का था, ठीक है, इसका था प्लांट का। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो एनिमल्स को, यानी कि टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने दो कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। करे कि प्लांट्स को, ठीक है, यानी कि टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो थे, ध्यान से देखेंगे, जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इनको उन्होंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एक प्लांट और दूसरी कैटेगरी क्या, एनिमल्स वाले। आई बात सुनो, करे कि प्लांट्स तो थे, प्लांट्स में यानी कि सारे के सारे प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स में सारे के सारे प्लांट्स आएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एनिमल्स में भी सारे एनिमल्स आएंगे। तो प्लांट को, प्लांट वाली कैटेगरी बहुत, जैसे अगर भाई 17 से 18 लाख डिफरेंट तरीके की स्पीसीज हैं, उसको बस दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जब भी, तो जो दोनों कैटेगरी बनेगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। तो फिर से उन्होंने जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे तीन पार्ट में क्या कर दिया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहला था क्या क्या, हब, दूसरा था सरब, और तीसरा क्या था, ट्रीज, ठीक है। पर है कि जो हर्ब्स होते हैं, जैसे जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो ग्रासेस वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी हर्ब्स वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, किसमें, हर्ब्स वाली कैटेगरी में। लेकिन जो हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, जैसे आप कंसिडर कर लो रोज का जो प्लांट होता है, मैरीगोल्ड का जो प्लांट होता है, यानी कि जो हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं उनको श्रब्स के अंदर रखा, ठीक है, इसके अंदर श्रब्स के अंदर, बुशेस के अंदर। और जो सबसे बड़े होते हैं पौधे, उनको ट्री के अंदर रखा, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि एग्जाम्पल ग्रुप्स अरेंज बाई ग्रोथ फ्रॉम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, नॉट बाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कह रहा है कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये बस ग्रोथ यानी कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है, ठीक है। जो एनिमल्स वाला कैटेगरी था, ठीक है, जो एनिमल्स वाला कैटेगरी था, एनिमल्स वाले कैटेगरी में, ठीक है, एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स आ गए, बहुत तरह के अलग अलग तरीके के स्पीसीज आ गए, ठीक है। तो एनिमल्स में इन्होंने दो कैटेगरी बनाई, और एनिमल्स में जो कैटेगराइजेशन किया इन्होंने, उसका बेस रखा ओरिजिन्स एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, ठीक है। यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट हो एक कैटेगरी हो, और जिसके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट हो, यानी कि रेड ब्लड ना हो। तो कह रहा है कि जो रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को बोला है इनाइमा। क्या बोला, इनाइमा, ठीक है। और जिन एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड नहीं था, ठीक है, एब्सेंट था, उन्हें बोला इनाइमा। है बात सुनिए, कह रहा है कि ये
जो क्लासिफिकेशन है ये विजिबल ट्रेड था, यानी कि दिखने वाला चीज था, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट करा था। ठीक है, इतना में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जब भी मैं रिकैप कर दे रहा, जो प्लांट्स था, ठीक है, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया था, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पहला प्लांट्स और दूसरा प्लांट को फिर से उन्होंने मार्फोलॉजी के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जब से सबसे पहला हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। कह रहा कि हर्ब्स जो सबसे छोटे पौधे होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं, उनसे थोड़े बड़े जो मीडियम साइज वाले होते हैं उनको श्रब्स या बुशेस बोलते हैं, और जो सबसे बड़े होते हैं उनको ट्री बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर से जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स में उन्होंने ब्लड, एक ट्रेड था ब्लड का कलर, उसके बेसिस पे क्या किया था, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट हो उसे एनाइमा बोलेंगे, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट हो उन्हें क्या बोलेंगे, एनाइमा बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जानते हैं हम लोग 2 किंगडम सिस्टम के बारे में, जो प्रपोज किया था सबसे पहले कैरलस लिनियस ने। ठीक है, जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, उसको सबसे पहले कैरलस लिनियस ने दिया। ठीक है, जो मेन क्राइटेरिया रखा था इन्होंने, ठीक है, जो मेन क्राइटेरिया इन्होंने रखा था किसका, डिवीजन का, कि 2 किंगडम बनाए कैसे जाएंगे, तो जो मेन क्राइटेरिया रखा था उन्होंने रखा था प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या रखा था, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी उनको एक अलग क्राइटेरिया में डालेंगे, ठीक है, अलग ग्रुप में डालेंगे, अलग किंगडम में डालेंगे, और जो जिसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होगी उनको एक अलग ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि कंसिडर कर लेंगे। तो जो कैरलस लिनियर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सेल वॉल के प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे था। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, अगर कोई सेल है जिसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया किसके अंदर, प्लांटिया के अंदर। किसके अंदर, प्लांटिया के अंदर। है बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, कैसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, यानी कि ये जितने सारे ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए इनको रख दिया गया किसके अंदर, प्लांटिया के अंदर। यानी कि प्लांटिया के अंदर अकॉर्डिंग टू कैरलस लिनियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को रखा उन्होंने एनिमेलिया के अंदर। किसके अंदर रखा था भाई, एनिमेलिया के अंदर। आया बात समझ में? कह रहा है कि एनिमेलिया के अंदर, यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनिमेलिया के जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, इंसेक्ट हैं, मैमल्स हैं एंड अदर एनिमल्स हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू कैरलस लिनियस, अकॉर्डिंग टू कैरलस लिनियस, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट थी, क्या थी, सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट थी, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा एनिमेलिया के अंदर। किसके अंदर रखा था भाई, एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए प्रोटोजोन्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स। आई बात समझ में? क्या थे एग्जांपल में, प्रोटोजोन्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए एनिमेलिया में जिनके सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट थी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि इसका डिसएडवांटेज भी था। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ा जो वो ड्रॉबैक है इस सिस्टम का, कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। जैसे कि पहले पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था ये नहीं बता पाया किसके बारे में। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड।
ये जो ड्रॉबैक्स था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके अंदर ये था कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरियाज थे, ब्लू ग्रीन एल्गी था, ठीक है, यूकैरियोट्स जैसे फंजाई, प्लांट्स और भी ऑर्गेनिज्म्स थे। यानी कि सबसे पहला जो ड्रॉबैक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये नहीं पता चल पाया कि कौन प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं किस किंगडम के अंदर हैं, जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये किस किंगडम के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं पता चल पाया। ये सबसे पहला क्या था, डिसएडवांटेज था। करेक्ट, केप्ट यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स क्लोरेला टुगेदर विथ मल्टीसेलर प्लांट्स। करेक्ट कि इन्होंने क्या कर दिया था, वो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को भी मल्टीसेलर के साथ रख दिया था। ठीक है, ये भी एक तरीका क्या था, डिसएडवांटेज था। जैसे पहला आप लोगों ने देखा, ठीक है, दूसरा भी देखा कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को कहां पे रखा, मल्टीसेलर प्लांट्स के साथ। वही किसके साथ, मल्टीसेलर प्लांट्स के साथ। कह रहा है कि जो हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक होते हैं उनको भी क्या किया, ये एक साथ रख दिया। यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है, और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, इन दोनों को एक कैटेगरी के अंदर इन्हें क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, किस में रख दिया, प्लांट के अंदर। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो सेल है उसके बाहर सेल वॉल नहीं है। जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि इन्होंने बोला था कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये इसका मेन क्राइटेरिया जो है वो एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ क्या है, सेल वॉल है। क्या है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के सेल के बाहर सेल वॉल न होते हुए भी इन्होंने इसको बैक्टीरिया के साथ रख के किस में डाल दिया, प्लांट के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। इस पॉइंट को क्या करेंगे, याद रखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, उसके बाहर उसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भी इसको कहां पे रख दिया गया, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांटियम। आया बात सुन में। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो अपना किंगडम का जो क्राइटेरिया सेट करा था ना, जिस क्राइटेरिया पे इन्होंने डिवीजन करा था, उस क्राइटेरिया को ही नहीं फॉलो किया गया इसमें। ये पॉइंट वही बता रहा है। आया बात सुन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके बारे में जानते हैं। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था किसने, हैकल ने। किसने दिया था, हैकल ने। याद रखेंगे, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको प्रपोज किया था हैकल ने। ठीक है, कह रहा है कि जो टू किंगडम्स ऑलरेडी थे, टू किंगडम्स कैरलस लीनियस, यानी कि कैरलस लीनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू किंगडम ऑलरेडी थे। कौन कौन था, प्लांटिया, यानी कि प्लांट का किंगडम पहला, ठीक है, और दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम। आया बात समझ में। यानी कि पहला प्लांट किंगडम और दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम। लेकिन हैकल ने जब आया तो हैकल ने एक और किंगडम को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। हैकल ने क्या किया, एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। क्या था, प्रोटिस्टा। आया बात समझ में। ठीक है, इन्होंने एक किंगडम और दिया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड। ठीक है, क्या था, कोपलैंड। कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया। ठीक है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया या प्रपोज किया, एक और इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, जैसे ऑलरेडी पहले से, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या था, प्लांटिया पहले से था। ठीक है, यानी कि प्लांट पहले से था पहला, दूसरा एनिमल भी था, तीसरा जो
इंट्रोड्यूस किया था किसने? हैकल ने। वो प्रोटिस्टा भी था, प्रोटिस्टा भी था, ठीक है। और जो चौथा किंगडम इन्होंने ऐड किया वो कौन था? मोनेरा। कौन था? मोनेरा। मोनेरा को किसने ऐड किया? कॉपलैंड ने। आया बात सुनने? मोनेरा को किसने ऐड किया भाई? कॉपलैंड ने। आ रहा है बात सुनने? यानी कि पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरलस लिनियस, फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय हैकल, फिर आया फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कॉपलैंड, ठीक है। फिर से 1969 में, किसमें? 1969 के अंदर, 1969 के अंदर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर.एच. विटेकर। क्या नाम है? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस किया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि उन्होंने एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फंजाई। क्या नाम था? फंजाई को सेपरेट रखा, ठीक है। और फंजाई को जब सेपरेट किया उसके वजह से क्या हुआ? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिले। जैसे जो कैरलस लीनियस था, कैरलस लीनियस के अकॉर्डिंग प्लांटिया पहले से था, ठीक है, प्लांट वाला किंगडम। दूसरा एनिमल वाला किंगडम। ये दोनों किंगडम कौन लाया था? डिवीजन किया था किसने? कैरलस लीनियस ने। तीसरा जो किंगडम आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इसको लाया, इंट्रोड्यूस किया था किसने? हैकल ने। चौथा जो किंगडम इंट्रोड्यूस किया था मोनेरा, मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था कॉपलैंड ने। और जो एक नया किंगडम, पांचवा जो किंगडम लेके आए कौन? जो पांचवा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था किसने किया था भाई? आर.एच. विटेकर ने, जिसका नाम था क्या? फंजाई। क्या नाम था? फंजाई। आया बात सुनने? आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें जो नया किंगडम ऐड किया था उसका नाम क्या था? फंजाई, ठीक है। इसमें कोई डाउट? यानी कि जो जैसे जो किंगडम्स इंट्रोड्यूस होते गए उनको सबने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, बस अलग से एक नया ऐड किया है। आया बात सुनने? जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, मेन क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का वो क्या है? सेल स्ट्रक्चर। क्या है? सेल स्ट्रक्चर। यानी कि पहला जो क्राइटेरिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का वो क्या था? सेल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है, उनको रखेंगे हम मोनरा के अंदर। आया बात समझ में? जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनको मोनरा के अंदर रखेंगे और जो यूकैरियोटिक सेल है उनको बाकी सारे अदर किंगडम में रखेंगे। और यही बात लैग कर गए थे कौन? कैरलस लिनियस। यानी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था कि उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखना है और यूकैरियोटिक को कहाँ रखना है, ठीक है। वो चीज यहाँ पे फुलफिल हुई। फिर जो दूसरा क्राइटेरिया रखा इन्होंने बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। किसका? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो सेलुलर थे, जो सेलुलर, सेलुलर कहने का मतलब क्या? कि जिनकी बॉडी सिंगल सेल वाले हैं, सिंगल सेल से जो बॉडी बनी हुई है ना उसको बोलते हैं क्या? सेलुलर। आया बात समझ में? यानी कि जो सिंगल सेल वाले एनिमल थे उनको रखा गया मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। कह रहा है कि जो सेल्स सिंगल सेल नहीं मल्टी सेलर है, लेकिन मल्टी सेलर होने के बाद उनके जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? लूज है। क्या है? लूज है। तो उनको रखा गया किसमें? फंजाई के अंदर। किसमें रखा गया? फंजाई के अंदर। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी क्या है ऑर्गेनिज्म जिनके जो मल्टी सेलर है। क्या है? मल्टी सेलर है। तो मल्टी सेलर के और उनका जो टिश्यू का अरेंजमेंट है क्या है? वो लूज नहीं है। तो उनको रखा है किसमें? एनिमेलिया एंड प्लांटिया में। किसमें रखा? एनिमेलिया एंड प्लांटिया में। आया बात समझ में? एनिमेलिया और प्लांटिया में रखा उनको, ठीक है। जिनका टिश्यू सिस्टम लूज अरेंजमेंट नहीं था उसका, ठीक है, लूज अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है, टिश्यू सिस्टम का अरेंजमेंट लूज नहीं था, उसको रखा किसमें? किसमें रखा उसको? टिश्यू सिस्टम जो था वो टाइटली पैक्ड था, ठीक है, यानी कि लूज नहीं था, उनको रखा इन्होंने किसमें?
प्लांटिया, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। आया बात समझ में? कह रहा कि जो तीसरा था वो था क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक थे, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जैसे प्लांट और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रॉपिक है, और हेट्रोट्रॉपिक को अलग रखा इन्होंने फंजाई, ठीक है, फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक को रखा। कह रहा है कि जो चौथा क्राइटेरिया था वो था रिप्रोडक्शन। क्या था? रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी इन्होंने क्या किया? डिवीजन किया, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन होता है हायर प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, ठीक है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन है किसके अंदर? लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक मोनरन्स एंड प्रोटिस्ट, ठीक है। आ रही बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ध्यान से देखेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है किसके अंदर? किसके अंदर कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आया बात समझ में? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, कॉमन है। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कॉमन है किसके अंदर? मोनिरा के अंदर, मोनिरा एंड प्रोटिस्ट। भाई कॉमन बोल रहा हूं, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन स्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो केसेस हैं वो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में होंगे, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोनरन्स और प्रोटिस्टस में देखा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो चौथा बेस रखा इन्होंने रखा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है देखेंगे इसके बारे में, कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म का जो पेरेंट है, ठीक है, और फिर उसका जो पेरेंट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है? यानी कि जो इनके पेरेंट्स हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब कि जो उनके पूर्वज होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या, जो अभी प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म और उनका जो पेरेंट है, उनके बीच में कोई कॉमन है? क्या उनके पेरेंट्स इस ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ कॉमन है, डिसेंडेंट के बीच में? ये चीज का भी उन्होंने क्या किया? ध्यान दिया, ठीक है, किसमें? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ होगा, ऐसा कुछ, या इसके पेरेंट्स कैसे रहे होंगे, ठीक है, क्या इसके पेरेंट्स किसी और ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, ये सब चीजों का ध्यान रखा गया किसके किसके अंदर? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। और दिया था किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को? किसने दिया था? RS विटेकर ने, ठीक है। जैसे रिकैप करते हैं, जो अब तक हमने पढ़ा था उसको हम रिकैप करते हैं। जो सबसे पहले की बात करते हैं, जो अर्ली मैन था, कौन था? जो अर्ली मैन था, अर्ली मैन ने चीज़ों को क्लासिफाई किया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, यूज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ठीक है, यूज के बेसिस पे, यानी कि यूज के बेसिस पे रखा था इन्होंने। सिक्योरिटी वाले को अलग, सिक्योरिटी, ठीक है, फूड क्रॉप को अलग, ठीक है, फिर क्लॉथ जहाँ से गेन होते थे उनको अलग, मेडिसिन जहाँ से होती थी उसको अलग, यानी कि अपने यूज के बेसिस पे इन लोगों ने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था अर्ली मैन ने। फिर एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल ने साइंटिफिक तरीके से बताया कि दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया किसने? कैरलस लिनियस ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने बताया क्या? प्लांट के बारे में, 2 ही किंगडम, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। फिर आए हेकल एंड कॉपलैंड। हेकल ने ऐड किया था किसको?
प्रोटिस्टा को और कॉपलैंड ने ऐड किया था किसको, मोनेरा को, ठीक है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, आर.एस. विटेकर लेके आए और ऐड किया इसने एक अलग किंगडम जिसका नाम था क्या, फंजाई, ठीक है। आई बात सुनने, कह रहा कि जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या है, फाइनली क्लासिफिकेशन का फाइनल पर्पज ये है कि क्लासिफिकेशन बनाया गया है ताकि सिस्टमेटिकली हम लोग क्या कर सकें, ये जो हम लोग जानते हैं कि 1.7 टू 1 मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई हुई हैं, उनके बारे में क्या कर सके हम लोग, स्टडी कर सके, ठीक है, कम टाइम के अंदर। आया बात सुनने, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आज मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, या अगले सेशन के अंदर। और अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हुई हो, ठीक है, तो लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।